हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों 14 चैप्टर के 3 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं और आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना 4th पार्ट। और थर्ड पार्ट में अपन ने क्या देखा था? थर्ड पार्ट में देखा था उपभोग वस्तु है, पूंजीगत वस्तु है, अंतिम वस्तु है और मध्यवर्ती वस्तु है। और साथ में अपन ने देखा था निवेश। निवेश में भी मौद्रिक निवेश, वास्तविक निवेश, सकल निवेश और शुद्ध निवेश। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जब हम सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटा देते तो हमें शुद्ध निवेश प्राप्त होता है। अर्थात सकल अर्थात ग्रोस के अंदर सभी तरह की चीजें आ जाती हैं, लेकिन सकल का मतलब बताया था मैंने कि किसी भी उत्पादन के साधन के ऊपर, चाहे वो नया हो या पुराना हो, जो व्यय होता है उसको अपन ने सकल निवेश कहा था। और बच्चों उसमें से अपन ने घिसावट या हानि या मूल्यह्रास उसको माइनस कर दिया तो शुद्ध निवेश प्राप्त हो गया था। अब आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय गणना के रिलेटेड में दो अवधारणा है, घरेलू सीमा अवधारणा और सामान्य निवासी की अवधारणा। बच्चों वैसे तो हम आगे लेसन 15 चैप्टर में राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, वहां पर हम इसका बच्चों विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना में घरेलू सीमा अवधारणा क्या है और सामान्य निवासी की अवधारणा क्या है। घरेलू सीमा अवधारणा डोमेस्टिक, इसको क्या नाम दिया? डोमेस्टिक डी, और सामान्य निवासी अवधारणा को एन, है ना, नेशनल। तो जब हम घरेलू सीमा की बात करते हैं तो घरेलू सीमा मतलब हमारे देश की सीमा में, जो भी किसी भी देश की बात करें, जैसे हम भारत देश की बात कर रहे हैं तो भारत देश की सीमा में रहने वाले लोग, चाहे वो हमारे देश के हो चाहे विदेश के हो, उनके द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कि कौन सी अवधारणा के अंदर? घरेलू सीमा अवधारणा के अंदर। कि हमारे देश की सीमा के अंदर जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो हमारे देश के हो चाहे विदेशों के से हो, उनके द्वारा जो अर्जित आय की जब हम बात करते हैं तो उसे कहते हैं बच्चों घरेलू सीमा अवधारणा। लेकिन सामान्य निवासी अवधारणाओं में ऐसा नहीं होता है। सामान्य निवासी अवधारणा के अंदर हम करते हैं हमारे देश में रहने वाले हमारे लोग, यानी जिनको हमारे देश की नागरिकता मिली है, प्लस हमारे देश की जिसको नागरिकता मिली है पर वो विदेशों में रह रहे हैं, तो उन दोनों की आय का जो योग कर देते हैं उस वक्त हम बात करते हैं सामान्य निवासियों की अवधारणा। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, घरेलू सीमा अवधारणा के अंदर हमारे देश की सीमा में रहने वाले लोगों की ही बात करते हैं, जो चाहे हमारे देश के हो चाहे विदेश के हो। लेकिन सामान्य निवासी अवधारणा के अंदर हमारे देश की जिन्हें नागरिकता प्राप्त है, अब जिसको हमारे, जैसे हम भारत देश की बात कर रहे हैं तो भारत देश की नागरिकता जिसे भी प्राप्त है, चाहे वो भारत देश में रह रहा हो बच्चों या विदेश में रह रहा हो, तो उनसे प्राप्त अर्जित आय की जब हम बात करते हैं तो इसे कहते हैं हम सामान्य निवासियों की अवधारणा। तो घरेलू सीमा अवधारणा को डी डोमेस्टिक और सामान्य निवासी की अवधारणा को नेशनल एन से डिनोट करते हैं। हो गया इतना क्लियर? और जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तब हम घरेलू सीमा अवधारणा को नहीं लेंगे, उस वक्त हम सामान्य निवासियों की अवधारणा को ही काम में लेते हैं। अब दूसरा आपके इसके अंदर राष्ट्रीय आय की एक अन्य अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय। बच्चों साधन आय क्या होती है? साधन मतलब फैक्टर और सी मतलब उससे आय। अब यदि हमको विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय निकालना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, उसको कहते हैं NFIA, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय। ए मतलब विशुद्ध, फैक्टर मतलब साधन, आई मतलब आय, आई मतलब इनकम और ए मतलब एब्रॉड। तो साधन आय का हो गया फैक्टर इनकम, यानी विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय। तो बच्चों इसको कैसे ज्ञात करते हैं? बहुत पहले तो विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय से ही हमें पता चलता है कि देश की क्या स्थिति है, देश को फायदा हो रहा है, विकसित हो रहा है या विकासशील रह रहा है। तो ये सब कुछ पता लगाने के लिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय। तो पहले तो क्या करते थे? निर्यात माइनस आयात। बच्चों आपको निर्यात आयात तो पता है ना? निर्यात मतलब हमारे देश में से हमारे जो सामान है यदि हम विदेशों को बेचते हैं तो उसको निर्यात कहते हैं, लेकिन जो सामान हम विदेशों से खरीदते हैं उसे आयात कहते हैं। तो हमको फायदा किस में ज़्यादा होगा? जिसमें हम बेचेंगे, यानी हमारा यदि निर्यात अधिक होगा और हमारा आयात कम होगा तो देश विकास करेगा, देश फायदे में रहेगा। तो विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय NFIA पहले तो निकालते थे निर्यात माइनस आयात। यदि निर्यात अधिक और आयात कम है तो देश को फायदा होगा, लेकिन यदि आयात अधिक और निर्यात कम होगा तो देश को नुकसान होगा। लेकिन आजकल NFIA निकालने का दूसरा फॉर्मूला है, घरेलू साधनों द्वारा विदेशों में प्राप्त साधन आय प्लस विदेशी साधनों द्वारा देश में अर्जित आय। एक बार मैं इसको रिपीट करती हूँ, घरेलू साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस
विदेशी साधनों द्वारा देश में अर्जित आय। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। घरेलू साधन द्वारा विदेशों में अर्जित आय। घरेलू साधन मतलब यदि हम भारत देश की बात कर रहे हैं तो हमारे देश के जो लोग हैं वो हमारे घरेलू साधन हो गए। यदि हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर के आय अर्जित करते हैं तो ये कहलाएगी घरेलू साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। लेकिन विदेशी लोग यदि हमारे देश में आकर के आय अर्जित करते हैं तो इसे कहेंगे विदेशी साधनों द्वारा देश में अर्जित आय। अब यदि घरेलू साधनों द्वारा यानी इंडिया के लोग जो फॉरेन में रहकर के कमा रहे हैं वो आय अधिक हो बनिस्पत की विदेशी लोग जो भारत में रहकर के कमा रहे हैं उसकी तुलना में यदि विदेश घरेलू है हमारे देश के लोग विदेशों में रह करके जो आय कमा रहे हैं वो जब अधिक होगी तो देश को फायदा होगा। आ रहा है बच्चे समझ में? तो विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय जितनी अधिक होगी वो देश उतना ही अधिक विकसित होगा। और हर देश की यही स्ट्रेटेजी रहती है कि हम इस तरह का प्रयास करें कि विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय हमारे अधिक हो जाए। तो इसका फॉर्मूला आ गया ना समझ में? घरेलू साधन द्वारा। घरेलू साधन मतलब इंडियंस जो फॉरेन में रहकर कमा रहे हैं वो कमाई अधिक हो बनिस्पत की जो फॉरेनर जो इंडिया में रहकर के कमा रहे उसकी तुलना में। तो ये होता है विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन है और इसको लिखते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। आ गया बच्चे समझ में? अब एक और हमारी जो अवधारणा है वो विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर। बच्चों ये भी बहुत सिंपल है। देखिए, एक कंपनी के अंदर कोई सामान बनता है तो उसकी क्या होती है? साधन लागत होती है जिसको अपन बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। यदि आप इस पेन को ही देख लीजिए, सपोज ये पेन जो जिस कंपनी में बना उसको 15 रुपये में बन गया तो ये इसका कहलाएगा फैक्टर कॉस्ट। यह क्या कहलाएगा? साधन लागत। अब क्या करते हैं कि जो 15 रुपये के अंदर तो उसका ये पेन बन गया, लेकिन इसके ऊपर सरकार कुछ टैक्स लगाती है, कुछ कर लगाती है, और वो टैक्स किसको देने होते हैं? कंपनी को नहीं, ये हम उपभोक्ताओं को देने होते हैं। इसीलिए क्योंकि उस कर का भुगतान उपभोक्ता करता है इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। आ रहा है समझ में? तो साधन लागत क्या हो गई? जिस लागत के ऊपर कंपनी ने उस वस्तु का निर्माण किया है उसका जो खर्च आया है वो तो हो गई बच्चों उसकी साधन लागत, और उसके ऊपर सरकार ने जो टैक्स लगाया है वो कहते हैं IT, इनडायरेक्ट टैक्स। तो यदि हमारे जो हम जिसको खरीदेंगे, अच्छा इसके बाद क्या होता है कि जब एक तो उन्होंने टैक्स लगा दिया उसके बाद क्या करती है सरकार कुछ अनुदान देती है, सब्सिडी कहते हैं जिसको। वो सब्सिडी का जो फायदा मिलता है वो किसको मिलता है? वास्तव में तो मिलता है कंपनी वालों को, फैक्ट्री वालों को। यदि उसको ये पेन 15 रुपये में पड़ा है तो वो मार्केट के अंदर 15 रुपये के अंदर वो दे, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको क्या मिल जाता है? सब्सिडी मिल जाती है। अब वो 15 रुपये में उसको 2 रुपये की सब्सिडी मिली तो अब वो उसका 13 रुपया हो गया उसकी साधन लागत। क्यों? क्योंकि 2 रुपया किसने दे दिया? सरकार ने दे दिया। तो अनुदान क्या होता है? सरकार के द्वारा दिए जाने वाली एड होती है जिससे कि तो जो कंपनी वाले फैक्ट्री वाले उसको उसकी साधन लागत कम हो जाए। तो जब हम इसको मार्केट में खरीदने जाएंगे तो इसकी मार्केट प्राइस क्या होगी? बाजार कीमत क्या होगी? एक तो इसके अंदर क्या होगा? साधन लागत जो किसको लगी है? फैक्ट्री वाले को लगी है, प्लस उसके अंदर जो सरकार ने टैक्स लगाया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस अनुदान। माइनस अनुदान क्यों करेंगे? क्यों? क्योंकि सरकार ने उस पर सब्सिडी दे दी है तो उससे उसकी साधन लागत कम हो गई। अब इसको एक और एग्जाम्पल से मैं समझाऊं। जैसे मैंने कहा था कि ये पेन की जो फैक्टर कॉस्ट थी वो थी 15 रुपये। कितनी थी? 15 रुपीज़। इसकी थी 15 रुपये हमारे जो फैक्ट्री वाले उसकी। अब उसके ऊपर सरकार ने टैक्स लगा दिया 5 रुपये। तो अभी तो हमारी मार्केट प्राइस कितनी हो गई? 20 रुपये हो गई, है ना? क्योंकि 5 रुपये हमने टैक्स दिया। लेकिन क्या करे सरकार? क्या दे दे? अनुदान दे दे। अनुदान दे दे तो क्या हो जाएगा? 5 रुपये का सरकार ने अनुदान दे दिया तो अनुदान को माइनस करना है। तो अब इसकी मार्केट प्राइस क्या हो गई? 15 रुपीज़। आई बात समझ में? जो पेन हमको 20 रुपये में पड़ रहा था वो हमको पड़ रहा है 15 रुपये में। क्यों? क्योंकि सरकार उस पर अनुदान दे रही है। तो बाजार कीमत के ऊपर, बाजार मार्केट प्राइस के ऊपर मतलब बाजार कीमत यदि हमको निकालनी है तो हमको उसमें पहले तो उसकी साधन लागत देखनी होगी जो कि फैक्ट्री को लगी है, उसमें हम अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे और अनुदान को माइनस कर देंगे। अब आप उल्टा ले चलिए कि एक पेन की मार्केट प्राइस 15 रुपये हमें पता है, ठीक है, लेकिन हमको फैक्टर कॉस्ट नहीं पता है। देखिए इसी फॉर्मूले से हम साधन लागत निकालेंगे। हमें क्या पता है? इसकी MP पता है। तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए MP में से क्या कर दो? टैक्स तो माइनस कर दो और अनुदान को जोड़ दीजिए। तो यदि आपका MP कितना था इसका? 15 में से अपने क्या घटा दिया? टैक्स को माइनस कर दिया और जोड़ क्या दिया? इसका अनुदान जोड़ दिया तो वापस आ गया 15 रुपीज़। यानी इसकी जो
फैक्टर कॉस्ट थी वो 15 रुपीज़ आ गई। आया समझ बच्चों? तो यदि हमको विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी नेट NIT मतलब विशुद्ध इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सकल अप्रत्यक्ष कर में से हम अनुदान को निकाल दीजिए, तो हमारा पता चल जाएगा हमको कि नेट IT कितना आया है। यानी इनकम टैक्स में से अपने क्या इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या था, हमने अनुदान घटा दिया। यानी हमको पता तो क्या चल रहा है कि हमको टैक्स कितना लग रहा है, 5 रुपया, लेकिन बच्चों सरकार ने अनुदान दे दिया ना 5 रुपया, इसका मतलब क्या हो, हमें कोई टैक्स नहीं लगा। यदि समझ लो कि हमारा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर 7 रुपीज था और जो अनुदान हो जाता है वो 5 रुपया जाता है, तो फाइनली हमें कितना टैक्स देना पड़ रहा है, ओनली 2 रुपीज। तो यदि हमको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालना है तो सकल अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आपने कितना दिया है। तो ये मैंने आपको बताया कि विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकालते हैं, सकल अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को माइनस करके। और इसका और चीजें मैंने बताई कि यदि हमको मार्केट प्राइस निकालनी है तो जो फैक्टर कॉस्ट साधन लागत होती है उसमें अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दीजिए और अनुदान को माइनस कर दीजिए। यदि हमको साधन लागत निकालनी है तो बाजार कीमत के ऊपर जो उसकी कीमत है उसमें टैक्स को माइनस कर दीजिए और अनुदान को प्लस कर दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में उसकी साधन लागत कितनी थी। आया बच्चों समझ में? तो आज अपन ने क्या क्या देख लिया, एक तो देखा घरेलू सीमा अवधारणा, इसका मतलब देश की सीमा के भीतर जो लोग रहते हैं, चाहे वो देश के हो चाहे विदेशों के हो, उनके द्वारा अर्जित आय की बात की जाती है तो घरेलू सीमा अवधारणा। लेकिन सामान्य निवासी अवधारणा के अंदर देश जिन्हें अपने देश की नागरिकता प्राप्त हो, अर्थात भारत की नागरिकता प्राप्त लोग जो कि भारत में रह रहे चाहे विदेशों में रह रहे, उनसे प्राप्त आय की जब हम बात करते हैं तो सामान्य निवासी अवधारणा कहलाती है। इसी प्रकार मैंने बात करी NFIA, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय, तो ये मैंने बताया था कि पहले तो निर्यात माइनस आया था और अब इसका फॉर्मूला हो गया घरेलू साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशी साधन द्वारा देश में अर्जित आय। तो NFIA जितना ज्यादा होगा उतना ही देश विकसित होगा। फिर हमने विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर की बात करी। विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर वो होता है जो सरकार ने टैक्स लगाया उसमें से अनुदान को माइनस कर देते। तो बच्चों इसी टॉपिक के साथ अपना 14 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया। 4 इसके भाग हैं, इन चारों भागों की वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो के बाद में जो फोटो मैंने अपलोड किए उससे आप अपने नोट्स बना लीजिए। चीज़ें नहीं समझ में आती है वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे अपना लेसन 15। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।